हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ क्वेश्चंस। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन एक्ट एज एन। एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन किस तरीके से एक्ट करता है? तो जो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होता है यानी एक पीएन जंक्शन डायोड हमारे क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। एक पीएन जंक्शन डायोड मिलकर बना होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर से और एन टाइप सेमीकंडक्टर से। यानी जब हम एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो एक जंक्शन फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। और जब ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है यानी एनोड पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, उस टाइम पे ये जो पीएन जंक्शन है वो हमारे एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पीएन जंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है? क्लोज स्विच की तरह, यानी आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लीकेज करंट फ्लोज थ्रू द थायरिस्टर इन। थायरिस्टर में लीकेज करंट कब फ्लो होता है? तो ये ऑप्शंस दिए हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में या फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं कि अगर आपने थायरिस्टर पढ़ा होगा, SCR पढ़ा होगा, उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक आपको मालूम होगी। तो इस VI कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप कह सकते हो कि जब हमारा थायरिस्टर फॉरवर्ड मोड में वर्क कर रहा होता है तब भी इसमें से फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होता है, और जब हमारा डिवाइस रिवर्स बायस होता है तो भी उसमें रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है। यानी थायरिस्टर चाहे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हो, दोनों में लीकेज करंट फ्लो होता है। ये कंसेप्ट आपको और भी ज्यादा क्लियर होंगे अगर आप मेरे जितने भी SCR के वीडियो हैं, यानी थायरिस्टर के मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये न्यूमेरिकल है। ए स्टेप अप चॉपर हैज इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट एंड आउटपुट वोल्टेज 150 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल। यहाँ पे हम स्टेप अप चॉपर की बात कर रहे हैं जिसका इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 150 वोल्ट है। हमें ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपने चॉपर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ड्यूटी साइकिल क्या होती है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ कैसे हम फाइंड करेंगे ड्यूटी साइकिल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटी साइकिल क्या होती है। तो किसी भी साइकिल में, किसी भी वेव फॉर्म में जो टी ऑन टाइम होता है, टोटल टाइम में से टी ऑन टाइम जो होता है उसके रेशियो को हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। तो फॉर्मूले से हम कह सकते हैं टी ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड टी। टोटल टाइम में हमारे दोनों टाइम आ जाते हैं, टी ऑन और टी ऑफ टाइम। तो फॉर्मूला हो गया अल्फा का टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड टी। लेकिन यहाँ पे टी ऑन टाइम और टोटल टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, हमें तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दिए हैं। अब हम कैसे निकालेंगे ड्यूटी साइकिल? तो उसके लिए, क्योंकि ये एक स्टेप अप चॉपर है, तो स्टेप अप चॉपर का आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो दिया जाता है V आउटपुट इज इक्वल्स टू VS बाय 1 माइनस अल्फा से। अल्फा यहाँ पे ड्यूटी साइकिल है, V आउटपुट हमारा आउटपुट वोल्टेज है और VS हमारा इनपुट वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इस तरीके से, V आउटपुट डिवाइडेड बाय VS इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस अल्फा। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू VS कितना है? सप्लाई वोल्टेज 110 और डिवाइडेड बाय V आउटपुट कितना है? 150। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 0.733। तो ये 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई 0.733। अब अल्फा निकालना है तो आप अल्फा इक्वल्स टू
1 माइनस 0.733 कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 0.27। इस तरीके से अगर हमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दिए हैं तो हम ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट वोल्टेज ना दिए हो, आपको यहाँ पे टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम दिया हो या टी ऑन टाइम और टी टोटल टाइम पीरियड दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 0.27, डी नंबर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कैन ऑपरेट इन लोड कम्यूटेशन मोड इन केस लोड कंसिस्ट ऑफ। अगर एक सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर सर्किट है और वो लोड कम्यूटेशन मोड में ऑपरेट कर रहा है तो उसके लोड में क्या क्या लगा होगा। तो अगर आपने मेरे इन्वर्टर के वीडियोस देखे होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस इन्वर्टर पे डाले हैं, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर, बहुत सारे डाले हैं। तो आपको पता होगा कि जो सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर होता है, अगर वो लोड कम्यूटेशन मोड पे वर्क करता है तो उसके लोड में लगा होता है RLC अंडर डैम्प्ड सर्किट। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्री व्हीलिंग डायोड इन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। एक फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में फ्री व्हीलिंग डायोड क्या काम करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्री व्हीलिंग डायोड होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो फ्री व्हीलिंग डायोड होते हैं वो एक बायपास डायोड की तरह वर्क करते हैं, जिन्हें हम कम्यूटेटिंग डायोड भी कहते हैं। इनका यूज किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए पावर फैक्टर को और लोडेड करंट को। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, ए फ्री व्हीलिंग डायोड इन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर इम्प्रूव लाइन पावर फैक्टर। ये यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, फ्री व्हीलिंग डायोड इज कॉल्ड द बाईपास डायोड और कम्यूटेटिंग डायोड। इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द वेवफॉर्म ऑफ लोडेड करंट एंड पावर फैक्टर। फाइंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सेमी कन्वर्टर कनेक्टेड टू ए 220 volt 50 hertz पावर सप्लाई एंड द फायरिंग एंगल इज π/3। एक सेमी कन्वर्टर का हमको एवरेज आउटपुट निकालना है जिसमें 220 volt 50 hertz पावर सप्लाई कनेक्ट है और उसका फायरिंग एंगल π/3 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये एक सेमी कन्वर्टर है, फुल कन्वर्टर नहीं है, सेमी कन्वर्टर है। तो अगर फुल कन्वर्टर होता तो उसका आउटपुट वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पाई कॉस अल्फा से। अल्फा क्या है? फायरिंग एंगल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फुल कन्वर्टर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे दिया है सेमी कन्वर्टर। तो सेमी कन्वर्टर्स क्या कहलाते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सेमी कन्वर्टर में हम कुछ थायरिस्टर को रिप्लेस करते हैं डायोड से। तो यहाँ पे यही लिखा है, फॉर सेमी कंडक्टर द थायरिस्टर आर रिप्लेस विथ डायोड 1 in each लेग। यानी अगर 2 ब्रांचेस होती हैं तो हर एक ब्रांच के एक थायरिस्टर को हम डायोड से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो हमारी एक ब्रांच के एक थायरिस्टर और एक डायोड कंडक्ट करेगा और नेगेटिव हाफ में एक थायरिस्टर और एक डायोड। यानी जो सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं उनमें थायरिस्टर भी लगे होते हैं और डायोड भी होते हैं। तो इनका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया जाता है V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पाई 1 प्लस कॉस अल्फा से। और अल्फा क्या है? फायरिंग एंगल, जो क्वेश्चन में दिया है π/3। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया और फुल कन्वर्टर और सेमी कन्वर्टर के बीच में डिफरेंस बता दिया। फुल कन्वर्टर में चारों थायरिस्टर होंगे, सेमी कन्वर्टर में एक थायरिस्टर एक डायोड एक ब्रांच में लगा होगा और एक थायरिस्टर एक डायोड दूसरी ब्रांच में लगा होगा। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये थायरिस्टर और डायोड कंडक्ट करेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाले थायरिस्टर और डायोड कंडक्ट करेंगे। इसका डायग्राम आप देख लीजिएगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए है, गिवन है हमें आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की 220 वोल्ट। तो अब आरएमएस वैल्यू को अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू में चेंज करना है, वोल्टेज की V मैक्सिमम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? √2 मल्टीप्लाई बाई द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू की 220
ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो हमें V मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। उसके अलावा हमें फायरिंग एंगल अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए फायरिंग एंगल इज π/3, तो फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू π/3। अब फॉर्मूला हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं, V आउटपुट इज इक्वल्स टू V मैक्स डिवाइडेड बाई पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे रख दीजिए इस फॉर्मूले में V मैक्सिमम की वैल्यू आपको पता है 220√2 1 प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको पता है π/3, तो cos π/3 होता है 0.5, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.5 1.5। ठीक है, पाई की वैल्यू भी हमको पता रहती है 1.414, तो इससे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा V आउटपुट का वैल्यू आ जाएगी 148.55। तो इस तरीके से हम सेमी कन्वर्टर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। अगर फुल कन्वर्टर होता तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे 148 सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ट्रिगरिंग इज द मोस्ट रिलायबल? थायरिस्टर में कौन सी ट्रिगरिंग मेथड सबसे ज्यादा रिलायबल है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड, dV/dt ट्रिगरिंग मेथड और थर्मल ट्रिगरिंग मेथड। ये 4 ट्रिगरिंग मेथड होती हैं थायरिस्टर में, इनमें से सबसे ज्यादा रिलायबल होती है गेट ट्रिगरिंग मेथड। तो यहाँ पे देखिए, गेट ट्रिगरिंग प्रोसेस इज द मोस्ट रिलायबल एज जंक्शन टेम्परेचर डज नॉट राइज टू हाई वैल्यू इन द प्रोसेस। इसमें जंक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम से राइज नहीं होता, इसीलिए ये सबसे रिलायबल मेथड है गेट ट्रिगरिंग की। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3-phase कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज डिपेंड ऑन। अगर एक 3-phase कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर है तो उसमें रिपल फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज की किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए कि 3-phase कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर की जो भी आउटपुट वोल्टेज का रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है आउटपुट वोल्टेज की उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पल्सेस मल्टीप्लाई बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इससे आप कह सकते हो कि ये डिपेंड करती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। और कितनी होती है? तो जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 3-phase कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर की वो 6 टाइम होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेंट ट्रिगरिंग डिवाइस? यहाँ पे जितने भी डिवाइस दिए हुए हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, उनमें से कौन सा करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है, यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जो करंट देने से टर्न ऑन नहीं होता? तो थायरिस्टर में आपको पता है कि एक गेट लगा होता है, तो गेट से हम गेट करंट देते हैं तो डिवाइस टर्न ऑन होता है, तो ये करंट ट्रिगरिंग डिवाइस है। ट्रायक में भी एक गेट होता है, तो गेट के थ्रू आप गेट करंट देते हो तो ट्रायक भी टर्न ऑन हो जाता है, तो ये भी एक करंट ट्रिगरिंग डिवाइस है। जेटीओ गेट टर्न ऑन थायरिस्टर, तो इसमें भी गेट होता है, लेकिन जो मॉसफेट है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, उसमें कोई भी गेट नहीं होता और ये एक गेट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने करंट अप्लाई किया तो ये डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मॉसफेट के केस में। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको करेक्ट आंसर नहीं पता, तो आप क्या करो, सारे ऑप्शन को देखो। जैसे मैंने देखा कि थायरिस्टर ये गेट ट्रिगरिंग है, करंट ट्रिगरिंग है, ट्राई एसी करंट ट्रिगरिंग है, जेटीओ करंट ट्रिगरिंग है, तो बचा कौन सा? मॉसफेट बचा। मॉसफेट करंट ट्रिगरिंग नहीं होता, तो ये करेक्ट आंसर है। ये एक ट्रिक मैं बता रही हूं कि अगर आपको मान लीजिए 3 ऑप्शन के बारे में तो जानकारी है लेकिन चौथे के बारे में नहीं है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे आप कंक्लूजन निकालो कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करोगे। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Which of the given device is the most suitable power device for a high frequency above 100 kHz switching application?
यानी जितने भी डिवाइस यहाँ पे दिए हैं उनमें से कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा सुटेबल होता है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में ऑपरेट करने के लिए। तो इनमें से पावर मॉसफेट सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। यहाँ पे देखिए, द मोस्ट सुटेबल पावर डिवाइस फॉर हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन इज पावर मॉसफेट, क्योंकि इसमें स्विचिंग लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए पावर मॉसफेट सबसे ज्यादा सुटेबल डिवाइस है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। और लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ये भी दिया है, सो फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन बीजेटी इज यूज्ड। तो अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा जाता है तो पावर मॉसफेट, लो फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा जाता है तो बीजेटी। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और जूनियर्स के साथ शेयर करिए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो या किस टॉपिक पे मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाऊं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी टाइप के और एमसीक्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हो और थ्योरी लेक्चर्स भी देखना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्प्ले में दिया हुआ है।